तो उसके बाद फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो जीतेगा वो जीतने वाले 2 प्लेयर्स फाइट करते हैं, फिर 2 जो जीतते हैं वो आपस में फाइट करते हैं, ऐसे करके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर फाइनल तक हम पहुँचते हैं। तो अगर 20 लोग भी हैं तो हमें सबको बीट आउट करके तब जाके कोई टॉप 3 फाइटर जीतता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। उसी प्रयागराज जनपद में जहां बीते दिन प्रयागराज की बिटिया ताजिकिस्तान से कांस्य पदक जीत कर आती हैं। मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट में वो ताजिकिस्तान से कांस्य पदक जीत कर आती हैं। उसी बिटिया का ये घर है, आप देखेंगे। ये मैं कहूँ कि अगर इतनी आसान चीज़ें नहीं होती है, बड़ा ही संघर्ष और बड़े ही त्याग के बाद ये इतनी चीज़ जो होती है वो हासिल होती है। मैं आपको सीधे उनसे बात कराऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत के दौरान तमाम सारी चीज़ों पर हमारी बातचीत होगी। उस दौरान मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा और कितनी चीज़ों का त्याग करने के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। आप यहाँ पीछे देखेंगे तो ये जो उनकी उपलब्धि है आपके सामने नज़र आ रही होगी, लेकिन उस उपलब्धि को लेकर मैं उनसे बातचीत करूँगा। उनके पिताजी हैं, उनके जो ट्रेनर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी उस चीज़ को लेकर और जानने का प्रयास करूँगा कि कितना उन्होंने संघर्ष किया इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और कितना त्याग करना पड़े। और उनके पिताजी हैं और उनके ट्रेनर हैं, मैं सबसे बातचीत करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस बिटिया से बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ जो अपने प्रयागराज के लिए और अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता। थैंक यू सो मच जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र रहा, आप इस सफ़र के दौरान कितना संघर्ष आपने किया और किन सारी चीज़ों को त्यागना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को त्यागी, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने भाई से और अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। वो भी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मतलब मुझे कहीं भेजने का वो सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन मुझे उनको आगे, वो ये चाहते थे कि मैं आगे भी बढ़ूँ। तो मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने लखनऊ में भेजा, तो मैं वहाँ से 4 ईयर का कोर्स ग्रेजुएशन की एमिटी यूनिवर्सिटी से। देन हमेशा वो बुलाते थे, घर को आ जाओ बच्चा, घर को आ जाओ, फेस्टिवल है, त्यौहार है। तो मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि पढ़ाई भी करना होता था। तो फादर ने बोला था अगर 75 से कम आएगा तो गुस्सा करते थे, तो मैं उनको हमेशा 95% देती थी। तो मैं कॉलेज की टॉपर भी बनी क्योंकि उनको वो भरोसा करके मुझे घर से दूर भेजे थे। तो ये था कि नहीं, फादर को रिजल्ट देना है तो डिसअपॉइंट होंगे, बच्ची को इतनी दूर भेजा है तो रिजल्ट सबसे ज़रूरी होता है ये। तो फिर उसके बाद मैं मार्शल आर्ट का मुझे बचपन से शौक था, तो मैं स्कूल टाइम में भी करती थी जूडो। फिर कॉलेज गई, वहाँ से भी मैंने ताइक्वांडो सीखा। तो मुझे शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? भाई करता था जूडो, तो वो मेडल वगैरह जीत के आता था ना, तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता था उससे। वो जूडो करता था, योगा करता था। तब मैं जूडो करती भी नहीं थी, मतलब शौक भी नहीं था। फाइटर थी, बट मतलब एक ये था कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती लड़कों से अच्छा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरा सवाल है, किसको देखकर आप कहाँ से इंस्पायर हुए कि मुझे मार्शल आर्ट ही करना है? कैसे जहन में आया ये? जहन में छोटी थी ना, तो यहाँ पे हम लोग भाई के साथ, ये सबके साथ कबड्डी, पापा लोग बचपन में खेलते थे। कबड्डी हो गया, यहाँ घर के बाहर बहुत सारे खेल होते थे एकदम देसी स्टाइल में, कबड्डी खेलते थे, दुनिया भर की गेम होते थे। तो उनके साथ, लड़कों के साथ मैं खेलती थी साथ में। पापा मना भी नहीं करते थे, छोटी बच्ची खेलो खेलो, कभी नहीं रोकते थे मुझे कि तुम लड़की हो नहीं खेलो। भाई हम दोनों छोटे, मतलब 1 साल का डिस्टेंस था हम लोग में, तो इसी के साथ साथ खेलती थी हमेशा। जो गेम में घुसे भाई, उसके पीछे पीछे पापा से बात करके मैं भी खेलूँ, हाँ खेलो, कौन रोकेगा तुम्हें। तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। लड़कों के साथ भी खेलती थी, कभी नहीं रोकते थे मुझे कि मत खेलो ये वो। तो फिर वहाँ से इंटरेस्ट मुझे आया। फिर 7th क्लास में भाई जूडो करने जाता था, बाहर स्टेट के जीत के आता था, तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। तो मुझे लगा मुझे भी सीखना है, मतलब अलग ही लगता था देख के। तो जिस स्कूल में भाई सीखता था, वहाँ स्कूल में मैं भी एडमिशन ली, तो वहाँ से मैंने जूडो स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ खेली, स्टेट भी खेलने गई, वहाँ पे भी मैच जीती। तो मुझे फिर फील हुआ कि मैं कर सकती हूँ, आई एम अ फाइटर। क्योंकि वहाँ पे मैं 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में मैंने अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाली लड़कियों से फाइट किया और उनको हरा के भी आई। उनको 6-7 साल का एक्सपीरियंस था, मैं सिर्फ 3 मंथ सीखी थी। तो मुझे लगा कि इतना मतलब एक्सपीरियंस वाले फाइटर है, जब इन्हें हरा सकती, 3 महीने सीखी, अभी और सीख के और अच्छा कर सकती। तो बट उसके बाद फिर 2 साल सीखी, 9th में आई, फिर बंद हो गया मेरा ये फाइटिंग वगैरह, क्योंकि पढ़ाई भी करना था और फैमिली हमारी वैसी थी, हम लोग निषाद है, तो हमको ज़्यादा लड़कियों को आगे यहाँ पे नहीं बढ़ने देते। ये कहते कि लड़की है, घर को शादी होगा, कल को कहाँ जाए, वो घर में अलाउ नहीं करते थे। हमारे साइड लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती। बट मेरे फादर ने उसके बाद भी मुझे पढ़ाया, हमेशा सपोर्ट किया, कभी रोका नहीं कि तुम लड़की हो मत पढ़ो, क्या तुम्हें पढ़ना, तुम बस बोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कि किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी भी जो मैं बोली उसको कभी डिनाई किया नहीं इन्होंने। उन्हीं की वजह से, अगर वो मना करते तो मेरे अंदर से मोरल डाउन होता, कॉन्फिडेंस कम होता। हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखे, मेरे शेर हो तुम, नंदा की लड़की हो तुम, क्या किसी चीज़ से क्यों डरती, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। तो उनके वर्ड्स मेरे को हमेशा एक पावर देते थे कि नहीं, जब फादर मेरे साथ है मैं क्यों इस बात का डरूँ। फिर यहाँ से मेरा 12th कंप्लीट हो गया। फिर बाहर पढ़ने को मैं लखनऊ गई, ग्रेजुएशन हुआ। वहाँ पर मैंने मार्शल आर्ट की अकेडमी सर्च की, बट प्रॉपर मिला नहीं मुझे। ताइक्वांडो का पास में मिला, तो मुझे लगा चलो कुछ ना से बेटर कुछ तो सही, तो मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया। देन उसके बाद फिर दूसरा जिम खुल गया,
वहाँ पे कॉलेज के सामने मिक्स मार्शल आर्ट, तब मैं जानी कि मिक्स मार्शल आर्ट क्या होता है, सीखी। बट मुझे प्रॉपर आता नहीं था, लेकिन देख के अच्छा लगता था, तो इंटरेस्ट और ज़्यादा आ गया। क्योंकि मैं जूडो सीखी, ताइक्वांडो सीखी, वो अलग मार्शल आर्ट है। अब मिक्स मार्शल आर्ट में बॉक्सिंग आ गया, तो लगा दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। रेसलिंग भी था, कराटे, जिजूत्सु, एवरीथिंग। वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मार्शल आर्ट्स। सारे दुनिया के जितने मार्शल आर्ट होते हैं हम उसे सब ऐड कर सकते हैं मिक्स मार्शल आर्ट में। तो ये बहुत बड़ा एक सिलेबस अपने आप में था, तो एक दिन में कोई सीख ही नहीं सकता। बट मुझे सीखना था, तो मैं सोची कि नहीं, हारू चाहे जीतू डज़ नॉट मैटर। अभी तो लर्निंग है, अभी तो शुरुआत किया। हारने से अगर मैं डर गई तो फिर मैं सीख ही नहीं सकती। हारूंगी बट खेलूंगी, सीखूंगी। 1000 बार हारूँ डज़ नॉट मैटर, बट पीछे हटना तब हार गई मैं। तो फिर वहाँ पे मैं कितना 9 मंथ्स या 10 मंथ्स यूपी में सीखी, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बट उसी दौरान मेरा जॉब का प्लेसमेंट हो गया लुधियाना में, तो मैं जॉब करने को चली गई लुधियाना। वहाँ पे मैंने 8 मंथ्स जॉब भी किया रेडिसन ब्लू में। तो उसी बीच माइंड में हमेशा मार्शल आर्ट चलता था, नहीं मुझे सीखना है, क्या करूं। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे फाइटिंग, ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखना चाहिए, सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट कहाँ पे होता है। क्योंकि माइंडसेट हो गया था कि ग्रेजुएशन मेरा हो चुका, मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो अब मैं फाइटिंग, जो मेरा ड्रीम है उसके तरफ चलते हैं। तो मैं रिसर्च की काफ़ी टाइम से। तो शरीफ बाबू सर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया कि सर आई वॉन्ट टू बिकम अ फाइटर, मैं कहाँ पर सीखूँ जाके। तो उन्होंने मुझे शेख खालिद सर के बारे में बताया कि इज़ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, उनसे अच्छा आपको कोई फाइटर बना ही नहीं सकता अगर आप सच में फाइटर बनना चाहते तो फिर मैं सर से कांटेक्ट की, शेख खालिद सर से। तो बोली सर मैं अभी लुधियाना में रह रही हूँ, मैं यूपी की रहने वाली, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हूँ। तो सर ने बोला ओके मोस्ट वेलकम। तो सर ने सोचा कि अरे हज़ारों कॉल आते हैं, आए ना आए। तो 2 मंथ्स हो गए थे मुझे फिर भी, क्योंकि जॉब के लिए मुझे पहले से रिज़ाइन का लेटर देना पड़ता 1 मंथ प्रायर। तो मुझे रेडिसन में ही मैंने डाला कि मुझे जॉब छोड़ना है, मैं जा रही हूँ कहीं और फाइटिंग सीखने को। तो 1 से 2 मंथ्स का मुझे प्रोसेस लुधियाना में और मेरा वेस्ट हो गया, नहीं तो मैं और पहले हैदराबाद जा चुकी थी। उसी दौरान मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर ने बोला मोस्ट वेलकम। फिर मैं 2 मंथ्स के बाद आ गई हैदराबाद में दिसंबर में, इसके पहले 2021 में दिसंबर में आ गई हैदराबाद। फिर सर के पास सीखने को गई, तो मुझे मतलब सच में बिल्कुल अलग स्टाइल का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीखने को मिला। उन्होंने मतलब जो सीखी थी, सर ने कहा सब भूल जाओ, यू आर ज़ीरो, अभी प्लेन पेपर हो, अभी तुम्हें जैसा मैं सिखाता हूँ बस उसको फॉलो करो। तो उन्होंने बेसिक से एक जो ज़ीरो होता है ना, जो मैं सीख के आई थी, सबको बोले भूल जाओ, अभी जो स्टाइल हम डाल रहे हैं आपको बस उसी को फॉलो करना है। तो बेसिक से उन्होंने पंचिंग करना या बॉडी लैंग्वेज स्टैंसेस स्टार्ट करवाया। तो 1 मंथ में उन्होंने बेसिक क्लियर करवाया। फिर 1 मंथ के बाद बहुत तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट करा दिया उन्होंने, जैसे फाइटिंग स्टाइल में उतार दिया कि चलो अब स्पायरिंग करो, तुम अब कर सकती। फिर उसी 2 मंथ्स के अंदर मेरी डिस्ट्रिक्ट फाइट हुई, स्टेट फाइट हुई, जिसमें नेशनल का सिलेक्शन हुआ। नेशनल क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरनेशनल का फिर सिलेक्शन दी, वहाँ पे भी क्वालिफाई करके अभी मैं तजाकिस्तान में ब्रोंज मेडल जीत के आ रही हूँ। तो सर ने मुझे हर तरीके से वहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं अपने घर से दूर थी, तो वहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं थी, वो मेरे लिए न्यू शहर है। और हैदराबाद लाइक यूपी और उत्तर प्रदेश और हैदराबाद का कॉम्बिनेशन, मिसकंसेप्शंस बहुत थे एक दूसरे के लोगों के लिए कि हैदराबाद के लोग ऐसे होते, या हैदराबाद के लोगों के माइंड में था कि यूपी के लोग ऐसे होते। बट दिस इज़ टोटली डिफरेंट। ये सब एक मतलब अलग ही मुझे वहाँ पे मिला। वहाँ मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर हूँ। सर की फैमिली के साथ मतलब रह के, सर के बच्चे हैं, उनके फैमिली के साथ जब मैं मिलती हूँ मुझे लगता है मेरे खुद के छोटे भाई बहन हैं। सर की वाइफ मुझे इतना प्यार करती, मतलब लगता है कि मैं उनकी खुद की मतलब बच्ची हूँ। मेरा एक फैमिली वहाँ पे मिल गया, तो मुझे ना फैमिली की मतलब याद तो बहुत आती, बट सर हमेशा खड़े होते थे कि बेटा तुम फाइट पे फोकस करो, हर चीज़ तुम्हारे पास है, तुम्हारे कोच तुम्हारे साथ है, तुम्हें जॉब भी यहाँ पे है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, लोग हैं तुम्हारे पास, अब तुम्हें क्या होना, बस तुम ट्रेनिंग पे फोकस करो। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसे मुझे कोच मिल गए, और उन्हीं की वजह से मैं आज ये ब्रोंज मेडल मेरे गले में है। सर ने इस लेवल से मुझे बच्ची की तरह ट्रीट किया। जी बिल्कुल, आप ये कुछ पलों की बातचीत से आप समझ सकते हैं कि कितना इन्हें संघर्ष करना पड़ा और कितनी चीज़ों को, परिवार को अपने त्यागना पड़ा, ये आप समझ सकते हैं। आगे क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? अभी तो मैं चाहूँ तो शायद कांच से आप तो खुश नहीं होंगी। इसके पहले मैं अकेले लड़ रही थी, मेरे कोच और मैं सिर्फ अकेले लड़ रही थी, क्योंकि सब कुछ मैं फाइटिंग था तो और जॉब भी था, तो मैं मेरे माइंड से भी अकेले लड़ती थी। तो जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था मैं सर को भी नहीं शेयर करती थी, लेकिन सर मेरा फेस देख के पढ़ लेते थे कि इस बच्ची को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्या फैमिली प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम आ रहा, तू रात में सोई नहीं है, पूरा मतलब मैं बोलती भी नहीं थी सर को, सर देख के पहचान लेते थे। फिर मेडिटेशन कराते थे, जाओ 1 घंटा बैठो, ये करो, जो जो बोलते थे वो मैं विजुअलाइज माइंड में करती थी। बिल्कुल मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी हिसाब से कैसे सर ने ट्रीट किया आई डोंट नो, बट हैड्स ऑफ ऐसे कोच को कि जो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया। कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मुझे 10 मंथ्स हो गए
गए सीखते हुए। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं काफ़ी टाइम से सीख रही हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस, मैं अभी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वाले फाइटर के सामने खड़ी होकर लड़ पाती हूँ। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइटर्स हैं उनके सामने खड़ी होकर मैं फाइट कर पाती हूँ इतने कम टाइम में। तो अभी तो मतलब आप 10 महीनों की आपने ट्रेनिंग किया इनके साथ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मात्र 10 महीने की आप समझ सकते हैं, मात्र 10 महीने की ट्रेनिंग है जो इनको कांस्य तक पहुंचाई है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरु कुशल मार्गदर्शन। मार्गदर्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे गुरु कैसे हैं और हमें किस तरीके से मार्गदर्शन करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो श्रेय मेरे हिसाब से अगर लगता है तो इनके गुरु जो हैं, इनके कोच हैं, उन्हीं का जो ऐसा कुशल मार्गदर्शन रहा कि जिनको मात्र 10 महीने में कांस्य पदक तक पहुँचाए। तो सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मुझे लगता है ऐसा कि सबसे बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ की मीडिया और यहाँ के लोगों से जो एक एथलीट को चाहिए, एक प्लेयर को चाहिए, उसका ड्रीम रहता कि वो कुछ नया करे, वो अपनी पहचान बनाए, वो आज दिख रहा यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर कि बच्चे की जो मेहनत है और उसका रिज़ल्ट ब्रॉन्ज मेडल के साथ उसकी पहचान है। और रही बात खुशबू की मेहनत और जो स्ट्रगल है, वो तो एक कॉमन हो गया इंडिया में। इंडिया में स्पोर्ट्समैन को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप आसानी से पॉलिटिक्स में आ जा सकते हैं, आसानी से आप एक क्रिएटर बन जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फेम हो जाते, 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ जाते। मैं एक स्पोर्ट्समैन का एक ब्रॉन्ज मेडल, मैं बोलता हूँ 100 मिलियन व्यू से भी बहुत मेहनत वाला काम है। तो आज खुशबू की जो 10 महीने में जो मेहनत कर कर ब्रॉन्ज मेडल लाए, वो लोग 5 साल में भी नहीं कर सकते। शायद 5 साल या 10 साल में मैं बहुत सारे एथलीट्स को देखा 3-4 साल से ट्रेनिंग कर रहे और नेशनल में मेडल नहीं ला रहे, मगर खुशबू 10 महीने के अंदर नेशनल से भी मेडल लाए और एशियन चैम्पियनशिप फर्स्ट टाइम जाके कॉन्फिडेंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल लाए। तो बहुत खुशी की बात है, वो इनका कॉन्फिडेंट है। एज ए गुरु तो मेरा काम ही है, ये मेरा जॉब है, मैं बच्चों से अच्छा ट्रेनिंग देना। और क्योंकि मैं भी स्ट्रगल के लाइफ देखा, तो मैं बच्चों को चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि भाई हम गरीबी में गुजारे और मेरे बच्चे गरीबी में गुजारे। हम अनएजुकेटेड थे, मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ना। हर पेरेंट्स चाहते कि मेरा बच्चा हमारे से ऊपर रहना। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं जो फील्ड में हूँ और वो फील्ड में मेरे बच्चे मेरे से ऊपर रहना। आने वाले टाइम ये बच्चे इंस्पिरेशन बनना लाखों लोगों के लिए, और लाखों लोग इनसे सीखे कि भाई ये स्पोर्ट्स कैसा करे, कैसा स्ट्रगल करें और इंडिया को कैसा मेडल दिलाए। तो सही बोलूँ तो सही सच्चे देशभक्त कोई होता तो स्पोर्ट्समैन होता। रीज़न एक ही है, ये लोग सब आज हिंदुस्तान में हम इंडिया के लिए लड़ते हैं, मगर एक स्पोर्ट्समैन दूसरी कंट्री में जाके इनको अकेलों को राइट्स है, दूसरी कंट्री में विदाउट कोई गवर्नमेंट परमिशन के ये लोग अपना परचम लहरा के आ जाते बार बार हर जगह, कोई उनको रोकते नहीं। तो मैं हेड्स ऑफ ऐसे प्लेयर्स के लिए और ऐसे पेरेंट्स के लिए आज जो सपोर्ट करके यहाँ तक बच्चों को ला रहे, हम खुद भी चाह रहे कि और बच्चे करें और इंडिया का मेडल लाए। और खुशबू से भी हमारी नेक्स्ट ईयर 2023 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर उम्मीद है। ये हमारे को गुरु दर्शना की सूरत में वो वर्ड मिल रहा नहीं, उसकी सूरत में मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नाम नहीं चाहिए, बस ऊपर वाले का दिया बहुत है। आज हैदराबाद पूरे इंडिया में शेख खालिद हमें में खुशबू तो हर कोई पहचानते, मगर मेरे को खुशबू से चाहिए बस वो गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल, ये उम्मीदें हैं इनके कोच को कि ये 2023 आने वाले 2023 में विश्व चैंपियनशिप में मेडल लाएं। तो क्या लगता है आप अपने गुरु के उम्मीदों पर? मुझे पूरा भरोसा है अपने सर के ट्रेनिंग पे और अपनी मेहनत पे भी, और अपने माँ बाप के भाई के आशीर्वाद को भी, कि अब वो इसके पहले वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब वो मेरे साथ खड़े हैं, पूरा स्टेट मेरे साथ खड़ा है। तो अब मैं गोल्ड मेडल लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बस मुझे अब मेहनत करना है। ये बिल्कुल खुशबू निषाद जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हैं कि मैं अपने गुरु जी के उम्मीदों को खरा उतरेंगे, उनके गुरु जी के अपने उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके इस फील्ड के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस होता है इस खेल का, किस तरीके से आप इस स्तर पर पहुँच सकते हैं? जी, क्वालिफाई करना पड़ता है। जी
क्वालिफाई, जैसे हमारे वेट कैटेगरी में कितने लोग हैं, कितने अपोनेंट्स हैं, तो हमें सबके साथ वो निकलता है सर, टैली निकलता है कि जैसे 16 लोग हैं, हाँ ड्रॉ निकलता है किसके साथ किसका होना। तो उसके बाद फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो जीतेगा वो जीतने वाले 2 प्लेयर्स फाइट करते हैं, फिर 2 जो जीतते हैं वो आपस में फाइट करते हैं, ऐसे करके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर फाइनल तक हम पहुँचते हैं। तो अगर 20 लोग भी हैं तो हमें सबको बीट आउट करके तब जाके कोई टॉप 3 फाइटर जीतता है। जी बिल्कुल, तमाम सारे धीरे धीरे अगर कहूँ तो मैं सीढ़ी दर सीढ़ी, अस्तर बर अस्तर आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक आप पहुँचते हैं। उनके पिताजी, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप कितने दिनों से ट्रेनिंग करा रहे हैं इस चीज़ का? मेरा जर्नी हाँ, या खुशबू का है? आपका जर्नी कब से? देखिए, मैं कोचिंग में तो तकरीबन मेरा 12 साल से ऊपर हो गया कोचिंग में। और मेरा सवाल है, 12 साल से आप कोचिंग करा रहे हैं। इन 12 साल के बीच आपको कोई ऐसा एथलीट मिला जो इतनी कम समय में इस उपलब्धि को हासिल किया? एक सबसे पहले मेरे पास एथलीट है जो महबूब खान है, फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैम्पियन है, जो बहुत कम टाइम में 1.5 साल के अंदर इंटरनेशनल से गोल्ड मेडल लाया था, और अकेला इंडियन है अभी भी वो जो वर्ल्ड चैम्पियन है। और उसके बाद सबसे कम टाइम में जो इंटरनेशनल से मेडल लाना, नेशनल से मेडल लाना, वो सेकंड खुशबू है। इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद रख रहा हूँ खुशबू के ऊपर, शायद नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन कम टाइम में खुशबू होगी। चलिए, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान का ये सौभाग्य है कि आप जैसा कोच मिला। और अब उनके पिताजी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर इनकी बिटिया आज कहीं ना कहीं प्रयागराज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है कांस्य पदक जीतकर। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिटिया, आपकी शुरुआत में कैसी लग रही थी? आपके जहन में कुछ ऐसा था कि मैं अपनी बिटिया को एक दिन फाइटर बनाऊंगा? देखिए, मैं तो पहले आपको बता दूं, मैं बेटी बेटा में अंतर जानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए मायने उतना बेटी रखती है, बेटा भी रखता है। अगर बेटी है तो संसार, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बेटी और बेटा को दोनों को फाइट की ट्रेनिंग देता था कि एक दूसरे से लड़ो। घर में ही कबड्डी खेल लें, कभी ये जूडो फाइटिंग करते हैं, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स बहुत संबंधित रहा, जूडो भी करता था और 14 साल कैप्टन रहा हूँ क्रिकेट में। तो स्पोर्ट्स का खून तो है ही है। तो साथ में बच्ची को मैं हमेशा जितने गए कभी मैं रोकता नहीं था कि जाओ। और बेटा इंटरनेशनल का ये भी सिल्वर मेडलिस्ट था जूडो और योगा में। अच्छा। हाँ, तो वो जब मेडल लेके आया तो ये मुझसे कहे पापा मैं भी करूँगी। तो मैंने कभी रोका नहीं कि जाके करके आओ, और करके ये बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे पहुँच गई कि आपके सामने ये कांस्य पदक लेकर के आपके बीच में बैठी हुई है। और मैं ऐसे बेटी को और ऐसे कोच को नमन करता हूँ जो देश के लिए मेडल लेके आए हैं। और मैं एक पिता के नाते यही कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के हर घर से कोई ना कोई लड़की और लड़का निकले जो हमारे देश का नाम रोशन कर सके और देश का गौरव बढ़ा सके। जी धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो गई इन लोगों के बीच। लेकिन एक आखिरी सवाल हमारा होगा कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके सपने होते हैं कि मैं भी कुछ इस तरीके से अपने देश के लिए करूं, लेकिन तमाम सारे अभाव होते हैं। सबसे बड़ा अभाव तो आर्थिक अभाव होता है। जब पैसों की कमियां होती है तो हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन अभावों के बीच जो निकलना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्या कुछ संदेश है आपका उनके लिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। फाइनेंशियल रीज़न तो कोई मैटर नहीं करता। अगर हमारे अंदर जज्बा है और हम करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट, रास्ते खुलते ही जाते हैं। मैंने बहुत तरीके के चैलेंजेस फेस किया। ऐसा नहीं था कि मैं तुरंत जाके हैदराबाद जाके मेडल लेके चली आई। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ मैंने भी फेस किए बीच में। हर मतलब जितने भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं पाने के लिए वो मैंने सब कुछ किया, क्योंकि फाइटिंग एक ऐसा चीज़ है, या हमारा ये जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें हमें चोटें बहुत लगती। तो कौन घर का मतलब फादर या भाई चाहेंगे उनके बच्ची को चोट लगे या मार खाए। तो मैं बताने से भी डरती थी कि मैं एक्चुअल में किस फील्ड में हूँ, क्योंकि कई बार मेरे नाक से खून निकलना, तो गलती से एक बार दो बार फादर ने देख भी लिया था कि क्या नाक से खून निकल रहा, तुम्हारे क्या कर रही, कौन मार दिया तुम्हें। तो मैं बोली नहीं ऐसे गलती से हो गया, वो दीवार में लड़ गई ऐसा। नहीं, गुस्सा करते कौन मतलब चाहेगा कि उनकी लड़की मार खाए। तो मैं अपना प्रॉपर प्रोफेशनल बताने से डरती थी कि आखिर एक्चुअल में मैं किस फील्ड से हूँ। सो एक ऐसा फील्ड मैंने चूज़ कर लिया था और मेरे को यही करना ही था, तो मैं बताने से भी डरती थी, लेकिन आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। खुशबू निषाद के भाई जी हैं, मैं उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि इनके पिताजी से बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि ये भी मेडलिस्ट रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी भैया, सबसे पहले तो आपके परिवार ने, आपकी बहन ने
कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। इसके लिए आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं समस्त नागरिक जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे देश प्रदेश के लोग हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो मेरी बहन ने इतना बड़ा पदक ला के दिया है, पूरे देश को ला के दिया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने परिवार का नाम बहुत रोशन किया है। और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हज़ारों लोग आए, हमारे समाज से आए, हमारे मतलब ज़िले के लोग आए कि जो ऐसा पदक ला के लिए और जो है हमारे देश का नाम रोशन हो। जैसा कि खुशबू निसार जी ने बताया कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तभी आपस में ऐसा कुछ करते थे कि भाई उसी टाइम पे जहन में आ गया था कि हमें ऐसा ही कुछ करना था। जी, शुरू से मैं जूडो खेलता था। पापा ने मुझे मतलब स्कूलिंग जहाँ हम लोग करते थे वहाँ पे जूडो हुआ करता था, तो वहाँ से मैं जूडो खेलता था। जूडो खेलते मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम लोग जाया करते थे। तो उस टाइम ये देखा करती थी कि हाँ मैं मतलब बाहर जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो इसने भी अप्रोच किया पापा को कि हाँ कि मुझे भी खेलना है, तो साथ में ये भी खेलना शुरू की। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद जो है बाहर चले गई पढ़ने, और बाहर पढ़ने के बाद या मीटिंग में पढ़ रही थी, उसके बाद जो है इन्होंने ज्वाइन किया, शायद ताइक्वांडो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये हैदराबाद गई। हैदराबाद में इन्होंने अपना जो है अपना पैशन फॉलो किया और देश के लिए मेडल ला के दिया। जी धन्यवाद। बात इस समय की सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज़ है। फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सारे इंस्टाग्राम है, तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जहाँ पे आजकल की लड़कियाँ, मुझे ये बात जहन में थी, मैं बताना चाहता था कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं आप देखेंगे तो कमर हिला हिलाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप कुछ इस तरीके से आपको नाम मिल रहा है। इस नाम और उस नाम में बड़ा ही फ़र्क है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा नाम करिएगा। लेकिन बातचीत के दौरान जो भी बातचीत हुई आपको क्या लगा, आपको क्या कुछ सीखने को मिला, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर जी, आपका कहाँ पे है जो ट्रेनिंग जहाँ कराते हैं? ये हैदराबाद में है मेरा ट्रेनिंग सेंटर। मैं इंडियन टीम कोच हूँ। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पूरे इंडिया से कैसे संपर्क कर सकता कोई ट्रेनिंग आपसे? ले सकते आप, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी या तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9700751644 है। शेख खालिद नाम है मेरा। जी बिल्कुल, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को, किसी के जहन में ऐसा कुछ करने का, अपने देश के लिए कुछ जज्बा है, अपने देश के लिए कुछ नाम करने का, तो आप लोग ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इस फील्ड में जा सकते हैं।